रोज हम अल्लाह ताला को ये कहते हैं कि अल्लाह तू सुभान है। सुभान किस जात को कहते हैं? सुभान उस जात को कहते हैं जो पाक है, पाकीज़ा है और आला तर है, बरतर है। जहाँ पे मेरी लिमिट्स खत्म हो जाती है ना, मेरी बस हो जाती है, वहाँ पे उस सुभान की जो है चलती है। जहाँ पे बेशक। सारी एफर्ट्स नहीं बनेंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, वहाँ पे मेरे अल्लाह का जो है ना वो कुन स्टार्ट होना है। तो इसलिए देखिए मैम, मेहनत मेहनत भी तो होती है ना, आपकी मेहनत है, आपका जज्बा है, और प्योर नीयत के साथ जब आप कोई काम करते हैं तो अल्लाह ताला उसकी अजर देता है ना। आपको अल्लाह ताला अजर भी तो इसीलिए दे रहे हैं। नो डाउट बेटा, नियत नीयतें भी तो साफ साफ होनी चाहिए ना। तो अल्लाह से दुआ मांगी थी। यस नियत ही मैम। ना होती, मैं अल्लाह से तौफीक क्यों मांगती? ठीक है, इसलिए नियत, उसके बाद अल्लाह की तौफीक, ये दो चीजें होती हैं बंदे को। और फिर एक दफा चीज मिल जाए, हमेशा उसका एक तो पहली बात ये कि उसका शुक्र अदा करें और फिर उस नेमत की कदर करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल ये एकेडमी बन ही गई है, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये मेरे अल्लाह ने मुझे गिफ्ट किया है ना, तो मुझे इस गिफ्ट को संभाल के रखना है, मुझे इसके इमेज को संभाल के रखना है। तो ये सारी चीजें होती हैं। बाकी वो मुझे बिल्कुल भी नहीं है ऑनलाइन कितने लोग आए कितने नहीं आए, कंपटीशन है नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि यार ये चीज मुझे अल्लाह ने दी है और ये बड़ी कीमती चीज है, मुझे इस चीज को संभाल के रखना और इसका सही इस्तेमाल करना, इसकी वजह से लोगों को स्पॉइल नहीं करना, बस मुझे इतना पता कि दीज आर द थिंग। और जैसे मैं स्टूडेंट्स को उस दिन पार्ट 1 के स्टूडेंट्स को एक लेक्चर दे रही थी, मैंने कहा बेटा आपका लिबास जो है ना वो लोगों को पे असरअंदाज नहीं होता। अगर लिबास असरअंदाज होता तो मैं तो आप लोगों को नजर ही कोई नहीं आती। हाँ यस मैम, ऐसे ही। आपकी पर्सनैलिटी असरअंदाज होती है। यस मैम, बिल्कुल ऐसे ठीक है, पर्सनैलिटी इज समथिंग जो कि इंसान की इनसाइड आउट होता है। ही। यस मैम। ठीक है, जो नजर तो नहीं आ रही होती बट दैट इज इन्फ्लुएंसिंग। ठीक है, वो आपको इन्फ्लुएंस कर रही होती है। तो यस मैम। जैसे मैं कहती होती हूँ कि यार जूते कपड़ों से कहीं ज्यादा मैं ये अपनी जात पे जरूर खर्च करें। मैं ये नहीं कहती बिल्कुल ही यार मलंग बन के बैठ जाओ या मैं बिल्कुल मलंग बनी फिरती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन द थिंग इज दैट आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो आपका आपकी पर्सनैलिटी, आपके अंदर का इंसान। अंदर का इंसान बदलेगा तो बाहर बदलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं बदलेगा। सिर्फ कपड़े और जूते जो है साल के साल वो आपके बदलेंगे या महीनों के महीने, सर्दियों के और गर्मियों, अदरवाइज अंदर नहीं बदला तो बाहर भी नहीं बदला। ठीक है, अपने गुमान बहुत अच्छे। चलिए जनाब आज के लेसन की तरफ चलते हैं, स्टूडेंट्स आगे बिस्मिल्लाह गिरते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, टाइगर इज द कंपेनियन पोएम ऑफ द लैम्प। हमने अभी पढ़ा कि ये जो हमारा है विलियम ब्लेक है। विलियम ब्लेक जो है वो कंपेनियन पोएम्स लिखता है। ठीक है, एक तरफ पहले उसने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस लिखे और उसके जवाब में सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस लिखे। आपको पहले पढ़ाया था होली थर्सडे 1 एंड 2। होली थर्सडे 1 में हमने देखा कि वो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस था और उसके जवाब में उसने एक सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस लिखा जिसका नाम था होली थर्सडे 2, जिसके अंदर उसने देखा कि बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हिपोक्रेसी बहुत ज्यादा है, लंदन जैसे शहर में लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। ये जो टाइगर है दैट इज द कंपेनियन पोएम ऑफ द लैम्प। ठीक है, द लैम्प इसने एक पोएम लिखी थी। जब मैं आपको स्लाइड पढ़ा रही थी उसके अंदर मैंने द लैम्प का जिक्र किया था, लेकिन क्योंकि वो अब ईद से पहले की बात है तो मे भी आपके जहन में ना रहा हो। लैम्प बेसिकली एक पोएम थी जिसमें जीसस क्रिस्ट का इमेज दिखाया गया था और उस लैम्प के थ्रू उसने सिर्फ लव, ह्यूमैनिटी, कंपैशन और अफेक्शन, ये सारी चीजें उसने बताई थी कि जो लैम्ब है वो इतना प्यारा सा एक जानवर है, खूबसूरत है, इनोसेंट है, यानी कि उसने सारी इनोसेंस उसमें बताई। अब मैं लैम्ब में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मेन आवर पॉइंट इज टाइगर, जो हमारी मेन पॉइंट। इसके जवाब में उसने टाइगर लिखी। ठीक है, टाइगर जो है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में से एक पोएम है। अब दैट इज द कंपेनियन पोएम ऑफ लैम्प। हम इनको कहते हैं, ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के जवाब में जब सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस लिखे जाते हैं तो हम कहते हैं दैट इज द कंपेनियन पोएम। ठीक है, लिख लेंगे वोकैबुलरी वर्ड्स में, कंपेनियन पोएम ऑफ लैम्प। ठीक हो गया। अब ये जो पोएम है दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ 6 क्वार्टर्स। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये 6 क्वार्टर्स है।
क्वार्ट्रेन किसे कहते हैं? 4 लाइन स्टैंजा को कहते हैं। 1 2 3 4 दैट इज अ क्वार्ट्रेन। और इसके अंदर टोटल 6 क्वार्ट्रेन्स हैं और सारे राइम्ड कॉपलेट है। राइम्ड कॉपलेट किसे कहते हैं? देखिए इनके लास्ट जो वर्ड्स हैं वो आपस में राइम हो रहे हैं। ब्राइट, नाइट, आई, सिमेट्री, स्काइज, आइज, एस्पायर, फायर। तो ये क्या है? ये राइम्ड कॉपलेट्स हैं। कॉपलेट किसे कहते हैं? 2 लाइन स्टैंजा को। क्वार्ट्रेन किसे कहते हैं? 4 लाइन स्टैंजा को। अच्छा, फिर वो कहते हैं यहाँ पे लिख लें बेटा ये पॉइंट। द पोएम इज कंप्राइज्ड ऑफ 6 क्वार्ट्रेन्स in rhymed couplet. RHYMET. Rhymed couplets. COUPLETS. Spelling mistakes नहीं करनी, ठीक है? Full stop. The meter is regular and rhymic. और ये जो मीटर है वो रेगुलर है और राइमिक है। अच्छा, अब देखते हैं कि टाइगर डील किस चीज के। What is the main theme of the tiger? लिख लेंगे भी। The poem deals with the issues of God, mystic knowledge. The poem deals with the issues of God, mystic knowledge, and the sublime one. And the sublime one. The tiger symbolizes man, comma, or in the wider sense, whole mankind. और इन द वाइडर सेंस होल मैनकाइंड। अब ये बेटा टाइगर की होगी मेन जो लुबेलबा, ठीक है? अब चलते हैं आगे, ठीक है? दोबारा रिपीट कर देती हूँ। टाइगर सिंबलाइजेस मैन और इन द वाइडर सेंस होल मैनकाइंड। यहाँ पे देखिएगा लाइन नंबर 1 देखें। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई सिमेट्री। अब वो यहाँ पे एड्रेस करता है टाइगर को और उसको वो कहता है कि द टाइगर हु इज बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई, वो कौन से इमॉर्टल हैंड और आई है, कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री, जिन्होंने, वो कौन सा ऐसा क्रिएटर है जिसने तुम्हारी ये फियरफुल सिमेट्रिकल बॉडी जो है इसको बनाया है, ठीक है? एट दिस टाइम द पोएट इज टोटली इन अ स्टेट ऑफ ऑ। AWE और कहते हैं कि बिल्कुल जैसे हम एक सरप्राइजिंग सिचुएशन में चले जाते हैं, तो वो बिल्कुल एक सरप्राइजिंग कंडीशन के अंदर है और वो एक फियरफुल सिमेट्री। तो कहते हैं कि भाई जब वो लैम के साथ कंपेयर करता है, मैंने कहा ना ये कंपेनियन पोएम है टाइगर, तो वो एकदम से परेशान हो जाता है। वो कहता है कि भाई टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, टाइगर जो तुम इतना ज्यादा मतलब बर्निंग ब्राइट हो रहे हो, यू आर ब्राइट इन अपीयरेंस एंड शाइन इन द डार्कनेस ऑफ फॉरेस्ट। लिख लें बेटा। The poet in these lines is addressing the tiger who is very bright in appearance, and shines in the darkness of the forest, but whose creator is not visible. अब यहाँ पे टाइगर जो है वो सिंबलाइज कर रहा है मैन को, ठीक है, एंड द होल मैनकाइंड। दूसरी तरफ वो कहते हैं ये बर्निंग ब्राइट है इन द फॉरेस्ट ऑफ नाइट, इस फॉरेस्ट ऑफ नाइट के अंदर दैट इज बर्निंग ब्राइट, यानी कि दिस वर्ल्ड इज अ स्टेट ऑफ इग्नोरेंस इन विच दैट टाइगर इज बर्निंग ब्राइट। मे बी दीज आर द एंगर, ठीक है, उसके एंगर को शो कर रहा है, उसकी फॉरेस्ट्रेशन को शो कर रहा है, या उसकी जो फियरफुल जो उसकी सिमेट्री है उसको शो कर रहा है। वो कह रहे हैं वो कौन से ऐसे इमोर्टल हैंड और आए हैं इस फॉरेस्ट के अंदर जिसने तुम्हें बनाया। अब यहाँ पे टाइगर की एक नेचर दिखाई जा रही है और उसको कंपेयर किया जा रहा है मैन के साथ, कि टाइगर जो कि एक बर्निंग ब्राइट पोजीशन में है। अब टाइगर को वो मैन के साथ इस तरह से वो करता है कि नॉट ओनली अ मैन हु हैज सो मेनी, हम लोगों के बहुत ज्यादा एम्स एंड एम्बिशंस होते हैं, उन एम एंड एम्बिशन को पाने के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं। और बाज़ औक़ात इंसान के अंदर अगर इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस को कंपेयर किया जाए लैम के साथ, तो इनोसेंट में हमने एक ऐसे लैम के अंदर एक ऐसे इंसान का इमेज देखा था, वो लैम एक ऐसे इंसान को
शो कर रहा था, यानी कि जीसस क्रिस्ट को शो कर रहा था, जो कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक कंपैशनेट जो है एक पर्सनालिटी थे। और यहाँ पे वो कहता है कि भाई ये जो है टाइगर है, ये तो भाई इन द फॉरेस्ट ऑफ नाइट, इसने घने जो फॉरेस्ट के अंदर और फॉरेस्ट ऑफ नाइट यानी कि इन द इवल वर्ल्ड वो जो है बर्निंग ब्राइट चल कर रहा है, यानी कि वो बहुत एंगर में है, वो बहुत गुस्से में है। इन व्हाट डिस्टेंस डीप और स्काईज, वो कहता है कि फ्रॉम विच डिस्टेंस ओशंस और स्काईज बर्न द फायर ऑफ दाइन आईज। तो ये जो लाइट जो तुम्हारी आंखों में नजर आती है, ये जो एंगर तुम्हारी आंखों पे नजर आता है, तो ये ऐसा, ये कहाँ से, किन ओशंस और किन स्काईज से बना है। बेसिकली अगेन ही इज क्वेश्चनिंग अबाउट कि हु इज द क्रिएटर, मतलब ही इज जस्ट इन अ स्टेट ऑफ ऑ कि भाई कौन सा ऐसा क्रिएटर है जिसने इसकी आंखें बनाई हैं। ऑन व्हाट विंग्स देयर ही एस्पायर, व्हाट द हैंड देयर सीज द फायर। और वो कहता है वो कौन से ऐसे विंग्स हैं जिसपे जो कि जिसपे ये एस्पायर करता है, जिसपे ये फ्लाई करता है, यानी कि उसकी जो उड़ान है, उसकी जो फ्लाई एस्पायर क्यों। देखिए टाइगर हमेशा लीप करता है, ठीक है, वो बहुत तेज भागता है, तो वो कहता है कि वो ऐसे कौन से विंग्स हैं डिड ही एस्पायर जिसपे ये उड़ता है। एंड व्हाट द हैंड देयर सीज द फायर, और वो कौन से हैंड हैं कुड देयर सीज द फायर जो कि इस आग को, इसकी उड़ान को रोक सकते हैं, इसके एंगर को रोक सकते हैं। क्या कोई है जो इस टाइगर के एंगर के को रोक सकता है। एंड what shoulder and what art could twist the sinews of thy heart। और वो कहता है कि how long and how much strength and work it must have taken इन फॉर्मिंग द साइन्यूज ऑफ योर हार्ट। वो कहता है कौन से ऐसे शोल्डर है, कौन सा ऐसा आर्ट है जो तुम्हारे हार्ट के इन साइन्यूज को, यानी कि तुम्हारे हार्ट की इस एंगर को, इस जो है प्राइड को वो खत्म कर सकता है। एंड व्हेन दे हार्ट बिगिन टू बीट, व्हेन दाई हार्ट बिगिन टू बीट, और जब तुम्हारा हार्ट बीट करता है, व्हाट रेड हैंड एंड व्हाट रेड फीट, तो फिर वो कौन से ऐसे पाज और लेग्स हैं जो कि तुम्हारे आगे जो है तुम्हारा सामना कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पे लैम जो है वो मीक एंड माइल्ड था, ठीक है, तो टाइगर जो है यहाँ पे वो फुल ऑफ स्ट्रेंथ है, और यहाँ पे एक सेंस ऑफ अथॉरिटी दिखाई जा रही है कि जिसके पास ताकत होती है उसको कोई रोक नहीं सकता। जब वो मैं एक आप लोगों को अक्सर मैं कोट लिखवाती थी ना कि power corrupts a man and absolute power corrupts absolutely. Now a tiger has the power, ठीक है, that tiger has the power and no one is there to stop his cruelty। and his क्यों कहा जा रहा है, मैंने उसको his कहा है, it नहीं कहा, हालांकि एनिमल के साथ it लगता है, क्यों, क्योंकि उसको सिंबलाइज किया जा रहा है किसके साथ, मैन के साथ, पर्सोनिफिकेशन है वो मैन की। तो वो कहते हैं कि कोई भी इतने क्रूअल मैन को, और जिसके पास अथॉरिटी आ जाए, जिसके पास पावर आ जाए, उसको वो रोक नहीं सकता। व्हाट द हैमर, व्हाट द चेन, इन व्हाट फर्नेस वाज दाय ब्रेन। वो कहता है वो कौन सी हैमर है और कौन सी चेन है, और जिसमें फर्नेस वाज दाय ब्रेन, कौन सा ऐसा फर्नेस है जो कि तुम्हारे ब्रेन का हिस्सा है, यानी कि तुम्हारे ब्रेन के अंदर इतनी आग है, कौन से ऐसे हैमर है जिसने, या कौन सी ऐसी चेन है जिसने तुम्हारे ब्रेन को बनाया है, यानी कि वो कौन सा ऐसा फर्नेस है जहाँ पे तुम्हारा ब्रेन बना है। When the anvil were dread grass, there its deadly terrors claw। और वो कहता है कि ये जो तुम्हारा एनविल है, यानी कि जहाँ पे मतलब इसको हम यूं कहेंगे कि एनविल यहाँ पे बेटा उस हथौड़े को कहते हैं जो बार बार मारा जाता है और शेप दिया जाता है एक सोने को, ठीक है, सोने को जब शेप दिया जाता है और वो थ्रू एनविल की चोट से दिया जाता है। तो वो कहता है व्हाट द एनविल व्हाट ड्रेड ग्रास देयर इट्स डेडली टेरर क्लास। तो वो कौन सा ऐसा एनविल है जो कि तुम्हारे टेरर को क्लैश कर सकता है, ड्रेड ग्रास कर सकता है। मतलब अब वो कहता है एनविल से तो हम छोड़ देते हैं, लोहा तो ठीक हो जाता है, लेकिन तुम्हें कौन सही करेगा, तुम्हारे इन डेडली टेरर्स को कौन सही करेगा। When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears। और वो कहता है जब जो है स्टार्स जो हैं वो थ्रू डाउन होते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन, एंड फ्लडेड, यहाँ पे बेटा फ्लडेड हेवन विद रिमोर्स टीयर्स, डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी।
और वो कहता है कि जब हेवन जो है वो इसकी इस टेरर को देख के रोती है, और वाटर्ड हेवन विद टीयर्स, ठीक है, स्टार्स जो है वो अपने स्पीयर्स फेंक देते हैं, यानी कि जो लोग जो है ये टाइगर जब लोगों पे जुल्म करता है या और जानवरों को फॉरेस्ट के अंदर उन पे क्रुएलिटी करता है, एंड वाटर्ड हेवन विद द टीयर, और ये जो फ्लडेड हेवन है वो विद देयर रिमोर्स टीयर्स जो है वो रोती है, तो डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, तो क्या गॉड जो है वो अपने इस टाइगर को क्रिएट करके क्या स्माइल करता होगा? डिड ही हु मेड द लैम्प मेक दी, और क्या ये वही गॉड है जिसने लैम्प बनाया और उसने टाइगर भी बनाया? टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई देयर फ्रेम दाई फेयरफुल समिट्री, ठीक है, वो कौन सा ऐसा मतलब फ्रेम है एंड में, या एंड में यहाँ पे उसने ब्लेक ने कंपेयर किया है लैम्प को और टाइगर को। वैसे तो पूरी ही कंपेनियन पोएम थी, लेकिन यहाँ पे उसने गॉड की क्रिएशन को क्वेश्चन कर दिया कि क्या ये वही गॉड है जिसने लैम्प बनाया और उसने टाइगर को भी बनाया? जो लैम्प जो कि इतना मीक एंड माइल्ड है, तो क्या ये वही गॉड है जिसने टाइगर को इतना फियरफुल सिमेट्रिकली जो है उसको जो है इतना फियरफुल बना दिया है, और जिसके अंदर बहुत ज्यादा पार है और वो उस पार को मिसयूज कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए टाइगर क्या क्या सिंबलाइज करता है। नंबर 1, एक तो वो इंपीरियलिस्टिक नेशंस को शो कर रहा है, ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा पावर को शो कर रहा है, पावर करप्ट्स अ मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। दूसरी चीज ऑपरेशन को शो कर रहा है, लैम्प यहाँ पे ऑपरेशन को शो कर रहा है, देखिए ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ के अंदर रेडियो। और टाइगर जो है ये सुप्रेशन को शो कर रहा है कि ये वो पार है जिसने के कमजोर लोगों को अपने मातहत किया हुआ है, और जिसके अंदर इतना एंगर है, ये वो इंसान है जो कि इतना लालची है, इतना उसके अंदर एंगर है, उसके अंदर इतना फरी है कि वो किसी भी चीज को निगल सकता है, यानी कि कुछ भी वो कर सकता है। तो यहाँ पे वो आगे ही चलता जा रहा है और वो अब क्वेश्चन करता है कि क्या गॉड जो है वो इस तरह के टाइगर को बना के खुश होगा, और जब हेवन जो है वो रोती होगी, यानी कि लोगों पे जुल्म होता होगा, तो क्या गॉड स्माइल करता होगा? ठीक है, तो हियर ही इज क्वेश्चनिंग द क्रिएशन ऑफ द गॉड कि क्या ये वही गॉड है जिसने लैम्प बनाया, तो उसी ने क्या टाइगर बनाया? उन्हीं हैंड्स से क्या टाइगर बना है जिन हैंड से लैम्प बना है। अब यहाँ पे देखें द टाइगर विलियम ब्लेक समरी एंड क्रिटिकल एनालिसिस, द टाइगर बाय विलियम ब्लेक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, आप लोगों को मैंने शेयर किए हैं पीडीएफ, ठीक है, वो जो जेसीएस के नाम से पीडीएफ है ना बेटा, उसके अंदर टाइगर की क्रिटिकल एप्रिसिएशन को इस क्रिटिकल एप्रिसिएशन से कंपेयर जरूर कर लीजिएगा। The Tiger William Blake Summary and Critical Analysis. The Tiger by William Blake is taken from the Song of Experience. The tiger itself is a symbol for the fire forces in the soul that are necessary to break the bonds of experience. The tiger is also stand for a divine spirit that will not be subdued by restriction, but will arise again, establish rules and convention. ठीक है, टाइगर जो है वो यहाँ पे एक डिवाइन स्पिरिट के तौर पे भी यूज होता है। देखिए इसकी जो पोएम्स हैं वो हाईली सिंबॉलिक है, नॉट ओनली यहाँ पे सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस पे वो एक फायर फोर्स तो नजर आती है जो कि एक सोल के अंदर है। देखिए हमारे अंदर दो तरह की सोल्स होती हैं, एक मीक एंड माइल्ड सोल है, ठीक है, जो बहुत डरती है, खौफजदा हो जाती है, लेकिन इंसान जब एक एक्सपीरियंस की स्टेट से गुजरता है तो वही इंसान फायर्स हो जाता है। उसी इंसान के अंदर एक एनकरेजमेंट होती है, उसी इंसान के अंदर आगे जाने का जज्बा होता है। आप देखिए आप 9th-10th में थे, आप एक कंफ्यूज स्टेट में होंगे, आपको अपने पेरेंट्स की हर चीज में इजाजत लेनी पड़ती है, इवन आप उनके मातहत होते हैं, आपको पूछना जरूर पड़ता है अम्मी करूं कि ना करूं, ठीक है। एट दैट टाइम हम लोग कमजोर होते हैं, हमें प्रैक्टिकलिटी का नहीं पता होता, लेकिन जैसे ही हम एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आते हैं हम अकेले हो जाते हैं, माँ बाप पीछे रह जाते हैं, ठीक है, बच्चे जो हैं वो घर छोड़ के अपनी एफएससी करने निकल जाते हैं, कोई अपने डॉक्टर बनने निकल जाता है, कोई कुछ और कुछ,
लेकिन जब वो अकेला होता है और वो इस दुनिया को फेस करता है, उस वक्त उसकी इनोसेंस खत्म हो जाती है। ठीक है, उस लैम्प की जो कि बिल्कुल जीसस क्रिस्ट की तरह का था, उस लैम्प की इनोसेंस आज खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि जैसे ही इंसान स्टेट ऑफ इनोसेंस से स्टेट ऑफ एक्सपीरियंस में जाता है तो क्या होता है, उसकी इनोसेंस उसी दिन खत्म हो जाती है और वो फिर अब एक एक्सपीरियंस स्टेट में आ जाता है। अब उसके अंदर एक मोटिवेशन होती है, उसके अंदर एक आगे जाने का जज्बा होता है। ठीक है, उसको लाइक आप ये देखें कि इंसान को जब तक आजमाइश नहीं आती ना, वो आगे नहीं जा सकता। ठीक है, आजमाइश हर इंसान पे आती है और इसलिए आती है ताकि वो अंदर से स्ट्रांग हो जाए। अब विलियम ब्लेक जो है वो बड़ा हैरान परेशान है कि क्या ये वही इंसान है जो कि इतना कमजोर था और आज उसके अंदर इतना आगे जाने का वलवला है। ठीक है, एक तरफ तो मैंने आपको ऑपरेशन एंड सुप्रेशन वाली एक थीम बताई, लेकिन अभी एक डिफरेंट थीम से आपको ये क्रिटिकल एनालिसिस करवाने जा रहा हूं। तो अब जब वो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में पहुंचा तो वो उस इंसान को जो कि मीक एंड माइल्ड था, उसी इंसान को आज वो कंपेयर करता है कि ये तो वो इंसान नहीं है जो कि कभी कुछ भी नहीं कर सकता था, ये तो अब बहुत ज्यादा मोटिवेशन है इसके अंदर बहुत जज्बा है, इसका एंगर बहुत फायर्स है। इट मीन्स कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी जो कि उसके अंदर पैदा हो चुकी है और वो कुछ करना चाहता है इन दैट डार्क फॉरेस्ट। इन दैट डार्क फॉरेस्ट मीन कि उसके इर्द गिर्द सारा अंधेरा ही अंधेरा है, बट नाउ there is something inside, there is some enlightenment inside him so that he can fight with anything. ठीक है, he can do anything to achieve his aims and to achieve all the success in his life. ठीक है, तो अब वो एक ताकतवर इंसान बन चुका है from inside। ठीक है, तो वो अब यही बात वो करता है कि ये टाइगर जो है अब स्टैंड फॉर अ डिवाइन स्पिरिट दैट विल नॉट बी सबड्यूड बाय रिस्ट्रिक्शन, जो कि अब रिस्ट्रिक्शन से सबड्यू नहीं होता, एंड विल राइज अगेन एस्टैब्लिश रूल्स एंड कन्वेंशन। और ये टाइगर जो है वो जो है अगेन एस्टैब्लिश हो, वो जो है इसके अगेन इन एस्टैब्लिश रूल्स एंड कन्वेंशन के अगेंस्ट जो है राइज होगा। लैम्प जो है बेटा वो जीसस क्रिस्ट को सिंबलाइज करता था, और जीसस क्रिस्ट आपको पता है उनको क्रूसिफाई कर दिया गया था, जो हम उसमें पढ़ते हैं इंग्लिश लिटरेचर के तहत। तो ये कहा जाता है कि उनको क्रूसिफाई किया गया और उन्होंने हक की खातिर अपनी जान दे दी, उन्होंने ह्यूमैनिटी की खातिर जान दे दी। बट टाइगर इज टोटली ऑपोजिट। Tiger is now against established rules and conventions, and he has some energy inside himself. ठीक है, उसके अंदर कुछ एनर्जी है। The tiger is highly symbolic poem based on Blake's personal philosophy of spiritual and intellectual revolution of individuals. The speaker in the poem is puzzled at the sight of a tiger in night, and he asks if a series of questions, but about its fire's appearance and about the creator who made it. अब स्पीकर जो है पोएम के अंदर वो बहुत ज्यादा पजल है जब वो टाइगर को देखता है नाइट में, और वो एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि उसकी फायर्स अपीयरेंस के बारे में और अबाउट द क्रिएटर जिसने उसको बनाया है। But the context and everything in it must be interpreted according to Blake's philosophy or symbolic myths about human life. लेकिन ये जो कॉन्टेक्स्ट और हर चीज इसके अंदर इंटरप्रेट हुई है अकॉर्डिंग टू ब्लेक फिलोसफी, ये सिंबॉलिक मिथ है अबाउट ह्यूमन लाइफ, सोसाइटी एंड स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन। एक इंसान की ह्यूमन लाइफ, ठीक है, सोसाइटी आपको पता है, और उसके अंदर एक जो स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन आता है। और बेटा ये स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन हर किसी के अंदर आता है। हर बंदा जब आजमाया जाता है ना तो फिर उसको एक दो दफा वो, जब मैं हमेशा एक चीज कहती होती हूँ लोगों को, अक्सर स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ कि ये जो सक्सेस है ना ये इंसान को एरोगेंट बनाती है, लेकिन आपका जो फेलियर होता है ना वो आपको एक एक्सपीरियंस दे के जाता है। जब तक हम फेल नहीं होते ना, अल्लाह ताला ने ये बड़ी ब्लेसिंग रखी है कि इंसान फेल होता है। जब इंसान फेल होता है ना उसके बाद उसके अंदर एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन होता है कि नहीं अब मुझे कुछ करना है। लाइक जैसे मैं कहती हूँ ना, मेरी जब तक सेहत थी मुझे नहीं था कि मैंने कुछ अपनी जिंदगी में करना है, लेकिन जब मेरी सेहत चली गई ना फिर मुझे हुआ कि नहीं यार अब मेरी सेहत थी, मैंने तब कुछ नहीं किया लेकिन अब मुझे करना है। और जब मेरी नीयत पक्की हुई थी ना
तो फिर अल्लाह ताला ने मुझे ये सारा कुछ दिया। समझ आई बात? तो अमाल का दारोमदार नियतों पे है ना। लेकिन क्या है कि ये जब तक फेल नहीं होते ना हमें ये पता नहीं चलता कि सब कुछ छिन गया, तो फिर उसको रिट्रीव करने के लिए ये मेरे पास था, मैंने इसको यूज नहीं किया, ये जो अंदर का एक गिल्ट होता है ना, ये फिर इंसान को बताता है कि देखो, अल्लाह ताला बताता है देखो मैंने तुम्हें क्या क्या कुछ दिया था, तुमने उस वक्त इसको इस्तेमाल नहीं किया। उस वक्त जब वो फेल होता है, एट दैट टाइम उसके अंदर स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। और ये बेटा, ये जो स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन की बात हो रही है ना, ये आपसे वो काम करा लेता है जो बंदे के गुमान में भी नहीं होता। समझ आई बात? तो दैट इज द स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन जो बंदे को आगे लेके जाता है, और फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। और एक दफा आपके अंदर ये स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन आ गया तो अल्लाह ताला की सारी ताकतें आपके साथ, सारी, आपको कोई भी नहीं रोक सकेगा। कोई रोकना भी चाहेगा वो खामोश हो जाएगा, लिटरली। आपकी किसी से लड़ाई भी नहीं होगी, लेकिन कोई आपको मना भी नहीं कर सकता। इसको कहते हैं बेटा स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन, जब आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक पैदा होता है, ठीक है। और फिर अल्लाह ताला देता ही चला जाता है, देता ही चला जाता है। एक्चुअली हम ताल्लुक वो कायम करते नहीं, दैट्स वाई हमें बड़ी ठोकरें पड़ती हैं, बड़ी ठोकरें पड़ती हैं, लेकिन हम भी बड़े ढीठ है, सीधे होने का नाम भी नहीं लेते, ठीक है। तो इसी वजह से कहते हैं बेटा दुनिया में जीने के लिए ना अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक होना बड़ा जरूरी है। It is also romantic poem to some extent written by the pre-romantic William Blake, और ये romantic poem है to some extent pre-romantic William Blake। The tiger is a symbolic tiger which represents the fire force in human soul, ठीक है। क्या represent कर रहा है ये फायर, ठीक है। अब क्या है ये जो फायर फोर्स है ना, यही तो इंसान से बहुत कुछ करवा देता है, ठीक हो गया। इट इज क्रिएटेड इन द फायर ऑफ इमेजिनेशन बाय द गॉड। ये फायर ऑफ इमेजिनेशन बाय गॉड में क्रिएट होती है। वो है सुप्रीम इमेजिनेशन, स्पिरिचुअलिटी एंड आइडियल्स। द एनविल, चेन, hammer, furnace and fire are parts of imaginative artist power means of creation। बेटा ये एनविल, चेन, हैमर, फर्नेस, फायर, ये क्या है? ये आजमाइशें हैं, ठीक है। जिस भट्टी के अंदर लोहा कुंदन बनता है, आर पार्ट्स ऑफ इमेजिनेटिव आर्टिस्ट पार्ट्स मीन्स ऑफ क्रिएशन। यही तो वो पार्ट्स हैं मीन्स ऑफ क्रिएशन, पावरफुल मीन्स ऑफ। The imaginative artist is synonymous with the creator. The man with revolution spirit can use such power to fight against the evils of experience। और ये जो मैन जो है जिसका एक रेवोल्यूशनरी स्पिरिट है, वो ये पावर को यूज कर सकता अगेंस्ट द इवल ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके जो इवल्स ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी जो डार्क वर्ल्ड है, हमने शुरू में पढ़ा था ना डार्क फॉरेस्ट, दैट इज द इवल ऑफ एक्सपीरियंसेस। बाज औकात क्या होता है, हमारे एक्सपीरियंसेस इतने बैड होते हैं कि हम भी नेगेटिव हो जाते हैं ना, हम भी सब कुछ छोड़ देते हैं, नहीं करना बस, ऐसा होता है ना। तो लेकिन ये जो हमारी रेवोल्यूशन है ना, ये रेवोल्यूशनरी स्पिरिट जो है, ये क्या करता है बंदे के अंदर, ये उसको जो है ना एक पार देता है कि वो इन इवल्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ फाइट करता है, ठीक हो गया। So the God creating the tiger can be interpreted as any of these creative agents which aspire common men to free their minds। तो ये जो गॉड है जिसने टाइगर क्रिएट किया है, कैन बी इंटरप्रेटेड एज एनी ऑफ दीज क्रिएटिव एजेंट्स। तो वो इंटरप्रेट होता है, तो मतलब वो जो गॉड है जिसने ये टाइगर क्रिएट किया है, उसको हम ऐसे भी तो इंटरप्रेट कर सकते हैं ना कि एनी ऑफ दीज क्रिएटिव एजेंट्स, कि ये जो क्रिएटिव एजेंट्स है विच इंस्पायर कॉमन मैन टू फ्री देयर माइंड, जो कि इंस्पायर करते हैं एक कॉमन मैन को कि वो अपने माइंड्स को फ्री करें, hearts and souls from the chains of social falsities, ठीक है। तो वो अपने हार्ट एंड सोल को souls from the chains of social falsities उनको आजाद करें। the king, priest, the landlord and their system that eat up the individual potential। The creator has strong shoulder, energy as well as art, skill and dread feet and hand। His courage is supreme too। His creation is fires, almost daunting it himself. So must be man's spirit and imagination, or the poets,
The forest is a symbol of corrupted social conventions and that tries to suppress the good human potential. In the poem, night stand for ignorance, out of which the forest of all social institution is made. Similarly, the context of a person asking question and getting puzzles at the tiger symbolically represent the final beginning of realization and appreciation of forest of his own soul. अब इसी तरीके से ये जो एक कॉन्टेक्स्ट है एक पर्सन का जो कि यहाँ पे बार बार क्वेश्चन कर रहा है और वो खुद पजल है एट द टाइम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट एट फाइनल बिगिनिंग ऑफ रियलाइजेशन कि ये जो टाइगर है वो सिंबॉलिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है द फाइनल बिगिनिंग ऑफ रियलाइजेशन ठीक है फाइनल बिगिनिंग किस चीज की है रियलाइजेशन की एंड एप्रिसिएशन ऑफ हिज ओन सोल और अपनी ही सोल की वो जो एप्रिसिएशन करता है उसकी वो बात करता है ठीक है रिप्रेजेंट कर रहा है वो बिगिनिंग ऑफ द रियलाइजेशन फाइनल बिगिनिंग वंस आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस आती है आपको अपने अंदर की पार्ट्स का पता चलता है तो बेटा हम फाइट कर सकते हैं मैंने आपको बताया वो जो सांप के स्पाइरल्स है ना वो जो गोल गोल घुमा हुआ होता है अक्सर दरख्त के गिर्द अगर आपने कभी लाइव मैंने लिपटा हुआ देखा था एक दफा हमारे स्कूल के बाहर इतना मोटा सांप था नाग जो होता है ना काला नाग वो मैंने देखा था और वो अच्छा खासा मोटा होता है नाग जो होता है वो पूरे दरख्त के गिर्द लिपटा हुआ था एक काले नाग को या एक सांप को ये पता नहीं होता कि उसके इस स्पाइरल्स के अंदर ना उसके कितनी जान है अगर उसको पता चल जाए ना तो वो सांप बहुत कुछ कर सकता है वो पता नहीं कितनी किलिंग्स कर दे एक्चुअली उसको पता ही नहीं है उसको अवेयरनेस नहीं है अल्लाह ताला ने उसको ये अवेयरनेस दी नहीं है लेकिन इंसान को दी है इंसान खुद आंखें बंद करता है वो उसका अपना कसूर है लेकिन इंसान को अगर सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए ना कि भाई मेरे अंदर इतनी ताकत है आई कैन डू इट देन ही विल डू इट ठीक है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे वंस उसको सेल्फ रियलाइजेशन हुई नहीं तो उसकी एक न्यू लाइफ स्टार्ट होती है तो ये है अप्रिसिएशन ऑफ फोर्सेस ऑफ हिज ओन सोल फिर वो अपनी ही सोल की देखिए बेटा एक मेरी पार है एक मेरी सोल है एक मेरा जिस्म है और एक मेरी स्पिरिचुअल अंदर का इंसान है जिसका मैं पर्सनालिटी आज अभी बात कर रही थी कि बेटा पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस करती है आपके बाहर के जूते कपड़े कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं करते ठीक है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है बंदा गंदा बंदा रहना शुरू कर दे और साफ सुथरा ना रहे अपने आप को साफ सुथरा रखें और अच्छा पहने जरूर पहने लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी होती है ना अंदर का इंसान वो एक्चुअली इन्फ्लुएंस करता है रूह से रूह टकरती है ना बोलते हैं हम रूह से रूह टकरती है तो ये वाली वही बात हो जाती है फिर रूह से ही रूह टकरती है ठीक है आपका अंदर की आपकी सोल जो है ना फोर्सेस उसकी वो बहुत डिफरेंट होती है वो होती है एक्चुअली डिवाइन सोल This individual will then begin his personal spiritual revolution और ये इंडिविजुअल जो है फिर begin शुरू होता है his personal spiritual revolution अब ये इंडिविजुअल जो अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करता है अपने इस पर्सनल spiritual revolution के साथ the poem is taken from the songs of experience which means the adult world of corruption immorality and suffering passing through the phases of innocence or the pure childlike world or mentally in the songs of innocence and then having experienced the opposite world of experience the speaker in this poem has begun to recognize the suppressed world of his soul अब वो जब जो है इस एक्सपीरियंस वर्ल्ड जो कि टोटली सॉन्ग ऑफ इनोसेंस वाली जो वर्ल्ड थी उससे टोटली डिफरेंट थी तो स्पीकर जो है इस पोएम में वो रिकॉग्नाइज करता है अपने इस सोल की सुप्रेस्ड पावर को और फिर वो इसकी नेसेसिटी जो है उसको रिकॉग्नाइज करता है ठीक है ये जो हमारी जो वो कहते हैं ना रूह मर गई है बंदे का जमीर मर गया है हम अक्सर कहते हैं नहीं भाई अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती मेरी तो मैं बस अब अंदर से खत्म हो गई मैंने नहीं करना कुछ आती है ऐसी स्टेट्स तो वो क्या होता है एक्चुअली हमें एक एक्सपीरियंस होता है और उसके बाद हमें एक धचका लगता है और हम कहते हैं कि ये मेरे नाल होया ही है तो जब ये वाली स्टेट आ जाती है तो बंदा एकदम डर जाता और बाज़ औक़ात मतलब 80% 70-75% लोग जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं ठीक है तो ये वो है
ये वही वाली suppressed part of his soul है और उसकी realize होती है उसको अपनी necessity. He is himself puzzled at its fearful faces and began to realize that he had gotten not only the lamb-like humility but also the tiger-like energy for fighting back against the domination of evil society. वो कहता है कि अब वो खुद ही पजल है कि लेकिन जब आपके अंदर एक न्यू एनर्जी आती है ना, आपको यकीन नहीं आ रहा होता ये मैं ही हूँ, ठीक है, जो कि आज उसके अंदर इतनी डोमिनेशन है ऑफ द इवल सोसाइटी. देखिए एक, अब इसका मतलब ये नहीं आप आज से बगावत शुरू कर दें. बेटा बात सारी ये है कि सक्सेस का ना कोई शॉर्टकट नहीं होता और ये जो लर्निंग प्रोसेस है ना ये हमारा सारी जिंदगी रहेगा. तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि नो वन केयर्स अबाउट योर स्टोरी अंटिल यू विन. ठीक है, कोई भी आपकी स्टोरी की उस वक्त तक केयर नहीं करेगा जब तक कि आप जीत नहीं जाते, आप अपना एक अपनी पहचान बना नहीं लेते. सो ट्राई टू विन. ठीक है, इसलिए जीतने की कोशिश करें. अगर आप उस पोजीशन पे बैठ के बोलेंगे तब तो आपकी सब बात सुनेंगे, लेकिन अगर मैं आज 10th की बच्ची होके और मैं लोगों को सबक देना शुरू कर दूं तो मेरी कोई बात नहीं सुनेगा. समझ आ रही बात? तो इस वजह से try to win. The qualities of the original and pure man must be freed by using this tiger like force of soul. Blake's imaginative man or creative artist is a rebellious being. It also represents the double potentials in any human being. ब्लेक की इमेजिनेटिव का जो इमेजिनेटिव मैन है या उसका जो क्रिएटिव आर्टिस्ट है वो एक रेबिलियस बीइंग है. वो डबल पोटेंशियल्स को शो करता है एक ह्यूमन के अंदर. Thematically, the poem is intended to make us to witness the persona realizing the potential of his soul and to realize its own ourselves. We have not only the lamb, Christ-like humility, but also the tiger-like quality or spiritual revolution and freedom of falsities. The unusual spelling in tiger is also a hint of special meaning and emphasizes as the unusual strength. टाइगर के क्या स्पेलिंग होते हैं? TIGER, लेकिन इसने अपनी पोएम को नाम दिया TYGER. The use of first stanza as a refrain, repeating it with the difference of one word there at the end is also a special emphasis on its symbolism. Reader who have learned some of the private symbols of Blake can only understand this poem, but it is not too difficult after we get the basic symbols. अच्छा, ये जो पोएम है ना बेटा, ये आनी है आपकी 12th